अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है। जो हमने लास्ट टाइम 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज याद की थी, उन तमाम की कुछ प्रॉपर्टीज सबकी कॉमन है। सबकी प्रॉपर्टीज कॉमन क्यों है? क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है। एक सीरीज हम जब लेते हैं उस सीरीज में तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन ही होती है। डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। तो ड्यू टू द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी सिमिलर है? नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी है वो है मेटल। बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम मेटल्स होते हैं। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो जितने भी मेटल होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, तमाम मेटल्स होंगे, उन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जा सकता है। तो दे आर ऑल द मेटल। सम मेटल्स इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, और इन मेटल्स को इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं मेटल वो ज्यादा होता है टाइटेनियम, आयरन, निकल एंड कॉपर। इन्हें हम इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है हार्डनेस। तो जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये तमाम हार्ड होते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हार्ड होते हैं, और जब ये हार्ड होंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हार्ड होते हैं। नंबर 3 तीसरी प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तमाम की प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और हीट भी पास की जा सकती है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नंबर 4 नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबकी कॉमन है वो है एलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय बना सकते हैं। व्हाट इज एलॉय? एलॉय क्या होता है? एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिल जाना, जो मिक्सचर बनता है हमारे पास एलॉय कहते हैं। तो यहां पर भी ऐसे होता है कि दे फॉर्म एलॉय विद वन अनदर एंड विद द अदर एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट से भी बनाते हैं एलॉय। वो सब्स्टिट्यूशनल एलॉय होते हैं। वो सब्स्टिट्यूशनल होंगे या इंटरस्टिशियल एलॉय होंगे। वो क्या होंगे हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना होगा। तो ये एलॉय बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम जो है एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन है, हम आयरन भी तो पढ़ते हैं, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। मैंगनीज भी होता है, उसकी वैलेंसी भी डिफरेंट हो सकती है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। नंबर 6 कलर। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन देयर आयन आर द कंपाउंड आर कलर्ड इन अ सॉलिड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर शो करते हैं, और हर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक कलर होता है। कब होगा? जब वो आयन की फॉर्म में होगा या वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में होता है तो वो कलर शो करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के स्टेट में भी एग्जिस्ट कलर शो कर सकते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टीज कॉमन है। तमाम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज सबकी होंगी, कॉमन प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं यहां से। बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने ये कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। जब ये हार्ड होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इट मीन कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये हार्ड है। ये हार्ड क्यों होते हैं? रीजन पढ़ते हैं। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। एक मेटल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, किस बॉन्ड के जरिए? मेटालिक बॉन्ड। तो जब मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ज्यादा हार्ड होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड है क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। अब बात है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बेटा क्योंकि इनमें बॉन्डिंग के अंदर एस के साथ साथ जो डी इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग के अंदर शामिल होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन जो इनकम्प्लीट है, डी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास स्कैंडियम है,
इसके अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में शामिल हो जाएगा। इस बॉन्डिंग में शामिल होने की वजह से इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो बेटा किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, किसके अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसके अंदर बॉन्ड वीक होगा? तो अगर हम पहली सीरीज की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये इसका बना लोगे बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कोई भी एलिमेंट जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, एक एक होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग होगी? आप स्ट्रक्चर देख लोगे जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। साइंस टीचर भी करे फिर कौन निकाले कोई जिंदगी, हमने इस तरह सेंटेंस बनाया था। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहां पर हमारे पास स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, डी में पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, एस कंप्लीटली फील्ड रहेगा। जबकि वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्रोमियम जो है बेटा, ये क्रोमियम और जो हमारे पास है कॉपर, क्रोमियम और कॉपर जो है ये बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाफ एंड कंप्लीटली फील्ड, हाफ एंड कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड होगा। जब डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे क्रोमियम में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। जबकि यहां से भी क्या होगा, क्रोमियम कॉपर के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलकर डी को कंप्लीट कर देगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इन दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। वैसे हम देख रहे थे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले हमारे पास, ये तो लिखो हमारे पास पोटाशियम कैल्शियम की, फिर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, टाइटेनियम में 2 हो गए, तो बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेडियम की, तो वेनेडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड मजीद बढ़ गए और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ते हैं और मैग्नीज भी बढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम हो जाती है। अभी हमने बोला है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज ये एक्सेप्शनल हो गए। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कम रखते हैं। इसका रीजन क्या होगा, क्रोमियम और मैग्नीज जो है इनका एक्चुअली क्या हो जाते हैं, चेंज इन मेटालिक स्ट्रक्चर। जब इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो बॉन्डिंग के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो वेनेडियम की वजह आता है, क्रोमियम या मैग्नीज आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है मैग्नीज का। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसकी बॉन्डिंग पर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग एनर्जी कम है। उसके बाद फिर हम रेगुलर स्टडी करेंगे क्रोमियम और मैग्नीज जो है ये स्ट्रक्चर की वजह से, चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन की और कोबाल्ट की, फिर आगे जब हम मूव करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? अगर हम बात करते हैं निकल की, तो निकल में देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कॉपर में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अब हो गए हैं, तो हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है अनपेयर्ड। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि जिंक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज करती है एट द मिड पॉइंट। तो ये जो हमारे पास सीरीज होगी, शुरू में हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होता है? शुरू के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। जब हम मिड तक पहुंचते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होना शुरू होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी शुरू में इंक्रीज करेगी, मिड तक दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दरमियान में एक्सेप्शनल केसेस पड़े हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड सीरीज की, तो थर्ड सीरीज में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी टंगस्टन की होती है।
टंगस्टन की होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अनपेड ज्यादा होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा ये दो स्केच बनाएंगे ग्राफ में और इसे आप एक्सप्लेन करोगे। बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारा टॉपिक है, इसे आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में करेंगे और स्पेशली इसका ग्राफ बैठ के बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।